Jai Hind future officers, this is Siddharth and I welcome you to the Indore Defense Academy, your one-stop platform for all your defense knowledge and inquiries. So आज हम जिस एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो रियल मामले में स्टेल्थ है। जी हां, हम बात करेंगे B2 स्पिरिट के बारे में, जो अभी ईरान पे जो अमेरिका ने मिशन किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, उसमें बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया। इस एयरक्राफ्ट में ना कोई आवाज आती है, ना ही ये रेडार में पकड़ में आता है। ये इतना महंगा है कि सिर्फ इसके 21 यूनिट ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बना पाई। इसका एक एयरक्राफ्ट का जो कीमत है वो किसी स्पेस मिशन से भी ज्यादा है, और इसके रखरखाव में भी एक बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है, और इसके रखरखाव में बहुत सारा पैसा जो इकट्ठा होता है वो खर्च भी हो जाता है। नॉर्मली डिफेंस बजट में क्या होता है कि बहुत सारा पैसा रिटर्न बैक हो जाता है, लेकिन यहां पे रिटर्न बैक होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। अगर आपको पता चलेगा कि B2 स्पिरिट आपके शहर में आ गया है तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसका मतलब B2 स्पिरिट आपके शहर को तबाह कर चुका होगा। ठीक है, तो आज हम इस जादुई एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं जो कि कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे बनाया गया था। चलिए, ओके, B2 स्पिरिट को अपन क्या बोलेंगे? ट्रू मामले में एक स्टेल्थ फाइटर जेट बोलेंगे, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेल्थ फाइटर वी ओनली टॉक अबाउट द F-22 रैप्टर, बट यहां पे स्टेल्थ की परिभाषा F-22 रैप्टर के ऊपर चली जाती है, क्योंकि इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो 0.1 स्क्वायर मीटर्स है। इसका मतलब जब रेडार की किरणें वापस होकर के अपने रेडार स्टेशन पे जाएंगी तो एक मच्छर की जैसे या एक छोटे से इंसेक्ट के बराबर रेडार क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा और उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों समझा जाता है? क्योंकि जो इसका विंग स्पैन अगर अपन देखेंगे तो 172 फुट का है, जो एक काफी बड़ा होता है। तो इतने बड़े एयरक्राफ्ट को रेडार में तो देखा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो इसको बनाया जाता है रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल और उसके कंपोजिट अलॉयज के द्वारा। ठीक है ना, हर बार की फ्लाइट में रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल्स की एक परत इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ना इसमें कोई वर्टिकल स्टेबलाइजर आपको दिखाई देगा, ना हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर आपको दिखाई देगा, ना फ्लैप्स आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब यह है कि ये पूरी स्ट्रेट इसका एक शेप है। इसके कारण से रेडार जो होगा वो हर एक मामले में डिफ्लेक्ट बैक होकर के चला जाएगा। इसके जो एग्जॉस्ट हैं, जो इंजन के एग्जॉस्ट हैं, उसको भी बहुत अंदर की तरफ हाइड करके रखा गया है, जिसके कारण से थोड़ी सी भी हीट सिग्नेचर बाहर नहीं आती है। और जब हीट सिग्नेचर नहीं आएगा तो इसका जो इंफ्रारेड है वो भी मिनिमम की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये है B2 स्पिरिट। और अगर अपन साइज कंपैरिजन करते हैं तो देखिए B2 स्पिरिट का जो विंग स्पैन है वो कितना बड़ा है, करीबन 52.40 मीटर्स है। वहीं पे हम बात करें F-117 हॉक की, ये भी काफी छोटा है। F-22 रैप्टर, ये भी काफी छोटा है। F-35 ये थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन अगर अपन रेडार में नजर आने के मामले में बात करेंगे तो B2 स्पिरिट को कोई भी नहीं पिछाड़ सकता है, जबकि इसका साइज भी काफी बड़ा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि B2 स्पिरिट बना कैसे। ठीक है, तो एक 1940s में, 1945 की मैं बात करूं तो एक इंजीनियर ने कुछ इस तरीके का एयरक्राफ्ट बनाया था, जिसके B2 का प्रेसिडेटर बोल सकते हैं अपन, है ना। अब उसका नाम था YB-49। इसको उड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह उड़ नहीं पाया था। जिस तरीके की सक्सेस के लिए इसको बनाया गया था वो सक्सेस ये अचीव नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पे साइंस इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ था। फ्लाई बाय वायर कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो होती है, जो मैकेनिकल से हटा करके आप पूरा इलेक्ट्रिक कर देते हो पूरे कंट्रोल सर्विसेज को एयरक्राफ्ट की, वो उस समय इजाद नहीं हुआ था। दैट्स वाई हम इस एयरक्राफ्ट को फेल डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन B2 स्पिरिट बनाने के लिए जो पूरा डिजाइन है वो YB-49 से ही लिया गया है। अब इसको कह सकते हैं कि ये अपने टाइम से बहुत आगे की टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इस अनकन्वेंशनल शेप को उड़ाना इतना कठिन था, क्योंकि ना उतना उन्नत इंजन था, ना ही फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी थी। केवल हाइड्रोलिक्स के दम पे ऐसे एयरक्राफ्ट को उड़ाना लगभग असंभव था। तो जितनी भी सारी फेल्यूअर्स होते हैं उसी से हम सीखते हैं और उस डिजाइन को परफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था YB-49। अब स्टेल्थ बॉम्बर को बनाया किसने है? तो इसको बनाया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक कंपनी है जिसको बोला जाता है नॉर्थरोप ग्रुमैन। उसने इसको बनाया है। इसकी जो पहली फ्लाइट हुई थी वो 1989 में हुई थी।
राइट। और इसको एंटर कब का गया सर्विस में? 1997। अब इसके पीछे की मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कि 90s के पहले तो कोल्ड वॉर का टाइम था और अमेरिका को एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जो रशिया में जाए और न्यूक्लियर बॉम्ब्स को और प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स को जाकर के वहां गिरा करके चला आए। ठीक है, जब तक इस तरीके का कुछ एयरक्राफ्ट बनाया गया तब तक सोवियत का कोलैप्स हो गया 1991 में। जो सोवियत संघ था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और उस टाइम पे इस तरीके के एयरक्राफ्ट कितने बनाने थे? 136 एयरक्राफ्ट हैव टू बी मेड। लेकिन इसकी कॉस्ट को देखते हुए और इसकी यूटिलिटी को देखते हुए उसको कितना कर दिया गया? 21 कर दिया गया। आज के टाइम पे अगर अपन B2 स्पिरिट की बात करें तो B2 स्पिरिट सिर्फ 20 है क्योंकि एक क्रैश हो गया था। ठीक है, कब? 2008 में। ओके, तो ये हो गया उसका थोड़ा सा पास्ट। अब हम इसकी स्ट्राइक की बात करते हैं जो उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में अच्छी तरीके से बताएगा। 11,000 किलोमीटर रेंज विदाउट रिफ्यूलिंग। ये 11,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है एक बार में। ठीक है, और अगर इसको एरियल रिफ्यूलिंग की जाए, ठीक है, तो ये 19,000 किलोमीटर के ऊपर भी फ्लाई कर सकता है। ठीक है, अब जब जिस भी ये फ्लाइट पाथ को फॉलो करेगा वहां पे इसको टैंकर्स मिल जाए, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हो गया, ठीक है, या फिर C-17 हो गया, जो भी एयरक्राफ्ट मिले अगर इसको रिफ्यूल कर दे तो ये 40 घंटे तक नॉन स्टॉप फ्लाइट कर सकता है, बिना थकान के, बिना रुके हुए ये फ्लाई कर सकता है, जो अपने आप में एक स्टैगरेटिंग है। बिकॉज इसके जो सोफिस्टिकेटेड इंजन है, जो एयरक्राफ्ट के जो इंजन होते हैं जिसको अपन जेट इंजन बोलते हैं, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं और इतने टाइम तक उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना उस इंजन पे एक बहुत इंपॉसिबल काम होता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन फ्लाई मसूरी से लेकर के, अगर हम बात करें, अमेरिका का एक स्टेट है, और ईरान वो जा सकता है और वहां से वापस आ सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे नॉन स्टॉप 40 आवर मिशन, जो किसी भी जेट इंजन के लिए एक बहुत ही टफ सिचुएशन होगी। इसमें कन्वेंशनल बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब GBU-57 भी अपन इसी से डाल सकते हैं और इसको ये कैरी कर सकता है। ठीक है ना, उस टाइम पे हम JDAMs यूज करते थे, ठीक है ना, जिसको अपन ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूटेशन बोलते हैं, और ये जो GPS की प्रिसिशन से वर्क करता है, हम इस सबसे पहले अपन इसमें डाल सकते हैं। जैसे इसका अपन फर्स्ट टाइम अपन यूज अगर आता है तो कोसोवो मिशन के उसमें आता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में भी, इराक पे जब स्ट्राइक करना था, अफगानिस्तान पे जब स्ट्राइक करना था, तब भी हमने इसका काफी ज्यादा यूज देखा है और इसका जो रिजल्ट था वो 100% सक्सेस रेट के साथ था। ये एक बार में 80 सेपरेट टारगेट्स को रन डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये किसी भी एक छोटे से कंट्री को पूरा नस्तो नाबूद कर सकता है। ये अपने अंदर इतने सारे बॉम्ब लेकर के जा सकता है। पहली बात तो रेडार में आएगा नहीं, इतनी ज्यादा हाइट पे रहेगा तो आप इसको ट्रैक भी नहीं कर सकते और बिना ट्रैक किए इसको हंट भी नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दुनिया में इकलौता एक एयरक्राफ्ट है GBU-57 को कैरी करने वाला, जिसको अपन बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहते हैं। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था GBU-57 का ही बनाया था, तो आप उसको जरूर विजिट करें, जिससे आपको GBU के बारे में और पता होगा। ठीक है ना, जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये पूरे न्यूक्लियर वेपन्स और एडैम्स आप देख सकते हैं जो B2 स्पिरिट से नीचे गिराए जा रहे हैं, जो और किसी एयरक्राफ्ट के बस की बात नहीं है। और ये GBU-57 को भी देख सकते हैं कि B2 के अंदर इसको लगाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसका साइज, इसका 14,000 किलो का ये बॉम्ब है, ये केवल और केवल B2 स्पिरिट पे ही लगाया जा सकता है, जो इसकी स्टैगरिंग कैपेबिलिटीज को बताता है। अब बात आती है कि ये महंगा कितना है। जी हां बॉस, अमेरिका की एयरफोर्स भी, अमेरिका की गवर्नमेंट भी इसको पाल नहीं सकती है। ये इतना ज्यादा कॉस्टली है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 2.2 बिलियन US$। ये कब थी? जब इसको 1991 में बनाया गया था। अगर अपन 2.2 बिलियन डॉलर्स को अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो ये करीबन 15,000 करोड़ के तौर पे होता है। लेकिन हम आज के डॉलर के हिसाब से अगर रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये 18,000 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट हो सकता है। समझ रहे हैं? जैसे इंडिया में सबसे महंगा एयरक्राफ्ट जो अपन ने लिया है वो 1,500 करोड़ का रफेल लिया है, जिसमें सारे वेपन्स, सारी मशीन्स, सारे रेडार्स लगाए हुए हैं। ये अकेला सिंगल एयरक्राफ्ट 18,000 करोड़ का एक आता है। समझ रहे हैं? इतने में तो एक छोटा सा स्पेस मिशन हो जाता है।
तो ये बहुत महंगा एयरक्राफ्ट है। जो इसका पूरा प्रोग्राम था वो $44 बिलियन का था। और अगर आप बात करें कि इसको जब अपन हैंगर से निकालते हैं तो इसके हैंगर से निकलते और 1 घंटे की फ्लाइट में करीबन 1,27,00,000 रुपए यूज होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत महंगा एयरक्राफ्ट है और इसको मेंटेन करना भी लगभग असंभव है। ठीक है, ये जब फ्लाई करता है और ये एक ही जगह से फ्लाई करता है, व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मसूरी में। ठीक है, और जब भी ये अपने मेंटेनेंस कंपोजिट में आता है तो इसको वापस से पेंट किया जाता है, इसके पूरे सिस्टम को वापस से देखा जाता है, इंजन्स को चेक किया जाता है, किसी तरीके की खामी तो नहीं है, और इसको फिर वापस से फ्लाइट के लिए तैयार किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि 40 घंटे का मिशन है तो पायलट किस तरीके से काम करेगा वहां पे? तो इसमें 2 पायलट होते हैं। ठीक है, और इसमें ये आप कॉकपिट देख सकते हैं, जो B2 स्पिरिट का कॉकपिट है, ये बहुत ही लिमिटेड फोटो, 1-2 फोटो ही बाहर आई है इसके बारे में। इसमें जो कॉकपिट होता है वो हाईली एडवांस होता है। जो पायलट होते हैं वो जी सूट पहन करके इसके कॉकपिट पे बैठते हैं, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है वो 60,000 फीट के ऊपर भी जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एक वॉशरूम भी होता है, देख सकते हैं, केमिकल टॉयलेट होती है, इसमें क्रू के सोने के लिए भी एक बेड होता है, खाने के लिए पीने के लिए एक फ्राई पैन भी होता है, खाना गर्म कर सकते हो, क्योंकि 40 घंटे का मिशन है तो खाने की जरूरत और वॉशरूम जाने की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो इसमें से छोटा सा स्मॉल एरिया बनाया गया है ताकि पायलट विदाउट एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, विदाउट एनी काइंड ऑफ अ नेचर्स कॉल, दे कैन एक्चुअली वर्क इन दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। 40 घंटे कोई एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है, उसके पीछे कोई बहुत ही खास इंजन होगा। जी हां, अब अपन इसके इंजन की, इसके पावर हाउस की बात करते हैं तो इसमें ये 4 इंजन एयरक्राफ्ट है। इसमें 4 इंजन लगाए जाते हैं, जो कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सोफिस्टिकेटेड इंजन है। दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक F118 GE 100 टर्बोफैन इंजन। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है कि जिसमें गलती की गुंजाइश तो 0 है, और ये इंजन एक बार में 17,300 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है, जो B2 स्पिरिट को हवा में रखता है। हालांकि ये इंजन ज्यादा फास्ट नहीं उड़ता है, सब सोनिक की स्पीड से ही उड़ता है, मतलब 0.0 मतलब 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसका जो इंजन है वो लगातार लॉन्ग मिशंस के लिए, लॉन्ग इंड्योरेंस के लिए सबसे परफेक्ट है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस एयरक्राफ्ट को बहुत ही सोफिस्टिकेटली बनाया गया है और इसके इंजन को डबल सोफिस्टिकेटली बनाया गया है, जिससे गलती की गुंजाइश 0 रहे, एररलेस इंजन रहे, और 40 घंटे 45 घंटे का मिशन कर करके भी वापस अपने व्हाइटमैन एयरफोर्स स्टेशन पे वापस आकर के पार्क हो जाए। अब बात करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट किस मटेरियल से बनाया गया है। कार्बन एलॉय से बनाया गया है कि टेट्रा कार्बन एलॉय से बनाया गया है कि एल्यूमिनियम के किसी एलॉय से बनाया गया है। तो ये प्रोग्राम इतना ज्यादा सीक्रेटिव था कि आज तक ये कोई नहीं पता लगा पाया है कि इसके मटेरियल्स और इसकी कोटिंग किस मटेरियल से की गई है, रैम में भी किस चीज की पुताई की जाती है। आपको एक बात बताऊं, जो इसका जो स्टाफ होता है, जो टेक्निकल स्टाफ होता है, वो भी बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटली उनको सिलेक्शन होता है। ऐसे ही कोई इसका टेक्नीशियन नहीं हो सकता, ऐसे कोई उसके रखरखाव के लिए शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1980s से इसका अमेरिका ने इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट चालू कर दिया गया था, और एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर के प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, और 1988 तक इसको लगभग पूरा कर लिया गया था। हालांकि अमेरिका बाद में बताता है, इसके पहले से ही बहुत सारी फर्स्ट फ्लाइट्स हो चुकी होती हैं, और कहते हैं कि B2 स्पिरिट को कहां पे टेस्ट किया गया है, एरिया 51 में, जो दुनिया की सबसे सिक्योर्ड प्लेस है, जो अमेरिका में है। अगर वहां पे उस एरिया में आप चले जाओगे तो बिना किसी वार्निंग के आपको सामने वाला गोली मार देगा। उस एरिया में कोई नहीं जा सकता, जिसके पास होता है, जिसके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, वही इंसान क्या बोलते हैं, एरिया 51 के अंदर जा सकता है। और ये आप देख सकते हैं कि B2 स्पिरिट एरिया 51 में उड़ रहा है। ठीक है, तो फ्यूल एक्सपेक्युलेशन, इसका जो शेप है, इसका जो साइज है, वो सब का सब कहां पे टेस्ट किया गया है, एरिया 51 में, जो इसको एक और खास बनाता है। अब आप बोलेंगे कि इसका जो डिजाइन है वो नेचर से ही लिया गया है। देख सकते हैं कि ये पेरेग्राइन फैल्कन है, ये एक तरह की चिड़िया है। जब ये शिकार करती है तो ये अपने विंग्स को पीछे की तरफ ले जाती है,
राइट। पीछे की तरफ ले जाने के बाद जो इसका पूरा शेप हो जाता है, जो इसका एरोडायनेमिक शेप हो जाता है, इसकी जो चोंच होती है, ये जो ऊपर की ओर है, वो B2 स्पिरिट के जैसा ही दिखाई देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब कुछ लोग ये कर सकते हैं कि इसको उड़ाने वाले कौन होते हैं, किस तरीके के पायलट होते हैं। जी हां, इसके जो उड़ान पायलट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कुशल पायलट्स होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फाइटर पायलट्स इन द वर्ल्ड, अमेरिका के पायलट्स B2 स्पिरिट उड़ाते हैं। इनका जो फ्लाइंग आवर्स होता है वो एकदम क्लीन होता है। हजारों फ्लाइंग आवर्स होते हैं, एक भी गलती नहीं हुई होती है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसके लिए बनाया जाता है। तो इसके लिए केवल टैलेंट की और स्किल की जरूरत नहीं है, इसके बाद आपके रिकॉर्ड्स की जांच की जाती है, आपके बैकग्राउंड की जांच की जाती है, आप किस तरीके के इंसान हैं, आपकी थिंकिंग किस तरीके की है। ये सारी की सारी चीजें 1 साल तक आपकी मॉनिटर की जाती हैं। आपके फैमिली के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके सोशल मीडिया के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। उस टॉप सीक्रेट क्लियरेंस के बाद ही किसी पायलट को पता चलता है कि वो B2 स्पिरिट उड़ाएगा। और वो लोग ये इतना गुप्त रखते हैं कि उस पायलट के फैमिली वाले भी नहीं जानते कि हमारा जो बच्चा है या फिर हमारा जो पति है, हमारा जो भाई है, वो B2 स्पिरिट उड़ाता है या कोई और उड़ाता है। तो ये कभी भी बाहर निकल के सामने नहीं आता है। सेम गोज विद द टेक्नीशियंस। वो बेस्ट टेक्नीशियंस होते हैं, अपने काम में 100% दक्ष होते हैं, लेकिन उनका भी टॉप सीक्रेट क्लियरेंस होता है, तभी वो वहां पे एंटर कर सकते हैं। कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा B2 स्पिरिट नहीं उड़ा सकता। तो अभी कहा जाए कि इन 90s से अभी 34-35 सालों में केवल 500 पायलट्स ने ही B2 स्पिरिट को उड़ाया है। ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं कि B2 स्पिरिट अब 2030 में रिटायर होने वाला है। इट विल बी रिटायर्ड बाय 2030 और 2032। और उसकी जगह पे हम क्या लेकर आ जाएंगे, B21 रेडर, जिसको नॉर्थरोप ग्रुमैन ने 2 साल पहले प्रदर्शित किया था। और जैसे ही B2 स्पिरिट रिटायर होगा, नॉर्थरोप ग्रुमैन B21 रेडर लेकर के आ जाएगा, जो उसी शेप में रहेगा और अच्छा रहेगा। उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो और अच्छी रहेगी, उसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो और कम हो जाएगा, और उसकी कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए अपन को अभी 6-7 साल वेट करना पड़ेगा B21 रेडर को उड़ते हुए देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा B2 स्पिरिट के बारे में। इसी तरीके के वीडियोस के साथ के लिए इंदौर डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड जय हिंद।